स्वधर्म आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं जो आगामी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय है 16वां वित्त आयोग। जी, इसकी सिफारिश है अगले 5 वर्षों के लिए, मतलब 2026 से 2021 तक भारत के राजकोषीय संघवाद यानी कि फिस्कल फेडरलिज्म की दिशा तय करेंगे। तो पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए अंत तक बने रहें और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि ये वित्त आयोग आखिर है क्या? देखिए, ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय? जी, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है और हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। और इसका मुख्य कार्य? इसका मुख्य काम है संघ और राज्यों के बीच, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स से कमाई होती है उसके वितरण पर अपनी सिफारिशें देना। और 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया कर रहे हैं। जी, यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं, क्या ये सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। संवैधानिक रूप से देखें तो ये सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की हैं। अच्छा, मतलब बाध्यकारी नहीं है? नहीं। हाँ। लेकिन हाँ। यहाँ एक लेकिन है। भारत में परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार आमतौर पर इन सिफारिशों को स्वीकार कर ही लेती है। ये एक तरह का भरोसा है। ठीक है, तो ये भरोसे पर चलने वाली व्यवस्था है। चलिए अब आते हैं आयोग की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सिफारिश पर, जिसे वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। हाँ, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। हाँ। इसका मतलब है कि केंद्र के विभाज्य पूल से राज्यों को कुल कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। और 16वें वित्त आयोग ने इस हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखा है। तो ये तो 15वें वित्त आयोग के बराबर ही है। बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो एक तरह से स्थिरता का संकेत देता है। लेकिन ये विभाज्य पूल, ये क्या है? क्या इसमें केंद्र द्वारा वसूले गए सभी कर शामिल होते हैं? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। विभाज्य पूल में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए गए ज्यादातर कर तो शामिल होते हैं, लेकिन इसमें उपकर यानी सेस और अधिभार यानी सरचार्ज, ये दोनों शामिल नहीं होते। अच्छा। और वो राशि जो है वो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास रहती है। मतलब ये वो हिस्सा है जिसे केंद्र को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और यही वो मुद्दा है जिस पर राज्य अक्सर चिंता जताते हैं। तो ये तो हुई वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली बहस होती है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। क्षैतिज हस्तांतरण। जी, मतलब जो 41% राज्यों को मिला उसे आपस में किस आधार पर बांटा जाएगा? सही कहा, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और आयोग ने इसके लिए 6 मानदंडों का इस्तेमाल किया है, जिन्हें अलग अलग वेटेज या कहिए कि वजन दिया गया है। तो एक एक करके इन मानदंडों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानदंड कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है आय का अंतर या इनकम डिस्टेंस, जिसे 42.5% वेटेज दिया गया है। 42.5%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, सबसे ज्यादा। इसका मतलब बहुत सरल है, जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा आय वाले राज्यों के औसत से जितनी कम होगी, उसे उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ये एक तरह से पिछड़े राज्यों को ज्यादा सहायता देने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दूसरा मानदंड? दूसरा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना के आधार पर, और इसे 17.5% वेटेज दिया गया है। 2011 की जनगणना, ठीक है। और तीसरा मानदंड है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इसका वेटेज 10% है। तो ये उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया है। एकदम सही, ये उन राज्यों को एक तरह से इनाम देता है जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में बेहतर काम किया है। समझ गई। चौथा और पांचवा मानदंड कौन से हैं? वो है क्षेत्रफल, एरिया, और वन और पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। इन दोनों को 10-10% का वेटेज दिया गया है। वन वाला मानदंड तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये उन राज्यों को एक तरह से मुआवजा देता है जो औद्योगिक विकास के बजाय अपने यहाँ वनों का संरक्षण कर रहे हैं। तो अगर हम 15वें वित्त आयोग से तुलना करें तो क्या इस फॉर्मूला में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? हाँ, 2 बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। अच्छा। पहला, कर और राजकोषीय प्रयास, मतलब टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स नाम का एक मानदंड था, जिसका पहले 2.5% वेटेज था। हाँ था। उसे अब हटा दिया गया है। पूरी तरह से हटा दिया? जी, पूरी तरह से।
और दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि एक नया मानदंड जोड़ा गया है। और वो क्या है? वो है जीडीपी में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इसे 10% का वेटेज दिया गया है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, ये इस पूरे फॉर्मूले का आप कह सकती हैं कि गेम चेंजर है। तो इन नए बदलावों का, इस नए फॉर्मूले का राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब किन राज्यों को लाभ हुआ है और किन्हें थोड़ा नुकसान? देखिए, इसका असर तो अपेक्षित ही था। जिन राज्यों की जीडीपी में ज्यादा हिस्सेदारी है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जी, तमिलनाडु, इन जैसे तटीय और औद्योगिक राज्यों को उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी में लाभ हुआ है। और दूसरी ओर? वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य, जिन्हें पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल का अधिक लाभ मिलता था, जी, उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी में मामूली सी कमी आई है। मामूली कमी? जी, मामूली। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्या? कि कुल हिस्सेदारी में, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट में, उत्तर प्रदेश और बिहार अभी भी शीर्ष पर हैं। सबसे ज्यादा पैसा अभी भी उन्हीं को मिल रहा है। ठीक है। ये समझना जरूरी है कि ये प्रतिशत में बदलाव है, कुल रकम में नहीं। बिल्कुल। तो ये तो हुई करों के बंटवारे की बात। इसके अलावा आयोग ने अनुदान यानी ग्रांट्स और राजकोषीय प्रबंधन पर भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। ये मेंस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। जी, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को समाप्त करने की सिफारिश की है। समाप्त करने की? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य है राज्यों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना, मतलब अपना घर खुद संभालो। तो अब अनुदान का मुख्य फोकस कहाँ होगा? अब फोकस 2 क्षेत्रों पर होगा। पहला, स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडीज, पंचायतें और नगर पालिकाएं। और दूसरा? और दूसरा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो स्थानीय निकायों को जो अनुदान मिलेगा, उसकी संरचना क्या है? क्या उसमें कोई शर्तें भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। स्थानीय निकायों को जो अनुदान मिलेगा, उसका 80% तो बेसिक ग्रांट होगा। ठीक है। लेकिन इस 80% में से भी आधा हिस्सा स्वच्छता और पेयजल जैसी विशिष्ट योजनाओं के लिए होगा। इसे टाइड ग्रांट कहते हैं। और बाकी 20%? शेष 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान होगा, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। अच्छा, तो ये प्रदर्शन किन पैमानों पर नापा जाएगा? ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या राज्य पारदर्शी लेखांकन अपना रहे हैं, क्या उन्होंने समय पर राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है, ऐसे सुधारों पर। जो बेहतर करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देगा। बिल्कुल। इसके अलावा केंद्र के लिए 2030-21 तक राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 3.5% और राज्यों के लिए 3% रखने की सिफारिश भी की गई है। और एक और चीज पे जोर दिया गया है, ऑफ बजट देनदारियां। जी, ऑफ बजट लायबिलिटीज। आयोग ने इन्हें खत्म करने पर जोर दिया है। ये एक तरह से छिपे हुए कर्ज होते हैं जो राज्य के बजट में साफ साफ नहीं दिखते। तो अगर हम इन सारी सिफारिशों को एक साथ रखकर विश्लेषण करें, खासतौर पे मेंस के नजरिए से, तो हम इन्हें शासन के किन बड़े सिद्धांतों से जोड़ सकते हैं? देखिए, आय का अंतर वाला जो मानदंड है वो साफ तौर पर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। सही बात है। वहीं प्रदर्शन आधारित अनुदान सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रोत्साहित करता है। और स्थानीय निकायों पर जो इतना ज्यादा फोकस है, वो जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और सशक्तिकरण को मजबूत करता है। ये 73वें और 74वें संशोधन की मूल भावना को आगे बढ़ाता है। तो संक्षेप में कहें तो 16वें वित्त आयोग ने एक तरह से आवश्यकता और प्रदर्शन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। एकदम सही कहा। इसने राजकोषीय अनुशासन और शासन में सुधार पर बहुत जोर दिया है। जरूर। प्रश्न ये है, क्या ये बदलता हुआ राजकोषीय संघवाद अगले दशक में भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देगा? क्या ये राज्यों के बीच अधिक सहयोग को जन्म देगा या फिर तीव्र प्रतिस्पर्धा को? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब भविष्य ही देगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि 16वें वित्त आयोग पर यह गहन विश्लेषण आपकी यूपीएससी की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल। पूरी वैचारिक स्पष्टता के लिए इस वीडियो को फिर से देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। और हाँ, स्वधर्म आईएएस एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।